पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, लर्न स्टूडेंट्स नेम्स क्विकली। अब देखें, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए जब हम क्लासरूम में इंटर होते हैं, आते हैं, और जब नए स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं, आज भी मेरा यह तरीका है कि जब क्लास में कभी किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है जो नए आते हैं, उनका एक इंट्रो ज़रूर लेता हूँ मैं। आपका नाम क्या है, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे, कहाँ तक पढ़ाई किए, कहाँ के रहने वाले हो, कोई भी चीज़ें। और फिर याद रखें, मोस्टली ऐसा होता है आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं या फ्रंट बेंच के स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके नाम याद है और आप उनके नाम लेते हैं, वो फ़ौरन आपकी तरफ तवज्जो भी करते हैं, पूरा आपकी तरफ कंसंट्रेशन करते हैं। पीछे के बच्चे बात कर रहे होते हैं या उनका आपसे कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। आपको पता है, नॉट इन क्लासरूम ओनली, इन द इंटायर लाइफ। आप खुद से पूछिएगा ये क्वेश्चन कि जब कोई इंसान नाम लेके बुलाता है तो कितना अच्छा लगता है, पर्सनल कनेक्शन होता है, पर्सनल अटेंशन लगता है और लगता है कि हमें पर्सनली एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो वही चीज़ हम स्टूडेंट्स के साथ भी तो करना चाहिए हमें। और फिर ये याद रखें कि नॉट ओनली फ्रंट बेंचर्स और नॉट ओनली योर फेवरेट स्टूडेंट्स और नॉट ओनली टॉपर्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर योर्स। जितने भी बैठे हैं क्लासरूम में, शुरू से आखिर तक जितने भी हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, आइदर दे आर गुड और दे आर वीक, सबके सब आपके स्टूडेंट हैं ना, सबको आपको पढ़ाना है, तो सबसे कनेक्शन भी तो बराबरी का होना चाहिए। फिर जो पहले वाला था ना, अमानत वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप एक दो पे ही तवज्जो देंगे तो वो मिसिंग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये तो अन्याय है, फिर इक्विवेलेंस नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, ये अन्याय हो जाएगा, या गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला सबसे अच्छा जो वो होता है कि सबसे पहले उनके नाम हमें पता हो। कल मेरा भी दिल चाह रहा था, मन था मेरा भी कि मैं जब आप लोगों से शुरुआत करूं तो पहले मैं एक एक का थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले लूं, पर हम लेट इतने हो गए थे, कल टाइम इतना उसमें चला गया था कि मौका नहीं मिला, वरना शायद और अच्छा होता, लेकिन आई होप कि अभी भी अच्छा ही हो रहा होगा। तो ये आप सबसे पहले इस चीज़ को कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें टाइम जाएगा और हमें तो सिलेबस पूरा करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, या कम से कम अटेंडेंस लेते टाइम। अब आप बताएं, 40-45 स्टूडेंट्स हैं, आपने अटेंडेंस ली और आपको पता नहीं है, हो सकता है कोई एब्सेंट था और किसी और ने प्रेजेंट उसकी बोल दी हो, होता है ऐसा कभी कभी और पॉसिबल है, तो ये भी एक फ़ायदा होगा। तो कम से कम, नॉट पर्सनली, इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क एवरीवन, each and every student, you can see them while taking attendance। उस टाइम पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पूछ सकते हैं, कल नहीं थे तो क्यों नहीं थे, ताकि आपके जहन में तो आए नाम किसका है। और फिर कहीं ना कहीं जब आपके जहन में आएगा तो पढ़ाते पढ़ाते आपकी तवज्जो, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, और अगर आपने नाम लिया है तो उसका अटेंशन आपकी तरफ होगा और उसका फ़ायदा आपको क्लासरूम में मिलेगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बनाना है, अदरवाइज़ आपके लिए सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उसके बाद शो जेन्युइन इंटरेस्ट, ये होता है मैं आपसे बात करूं या आपसे बात करूं, बाकियों को छोड़ दूं, या सिर्फ आगे वालों से मैं आई कांटेक्ट बना रहा हूं, तो ऐसा लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड इन्हीं लोगों में हूं, या कोई मुझे आंसर कर रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसी में इंटरेस्टेड हूं। होना ये चाहिए ना कि मेरी क्लास में तो सब हैं। होता है किसी किसी के जहन में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर हमें हर एक को इंटरेस्ट शो करना, हर एक को ये फील कराना कि नो, आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर इम्पोर्टेंस फॉर मी। तो ये चीज़ उसके लिए सीखने वाले माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा करती है। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा एग्जाम्पल देने के लिए 1400 साल पहले, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो उन्होंने एक पूरी सोसाइटी को जो चेंज किया था। आप ज़रा हिस्ट्री पढ़िए, मक्का की स्पेशली हिस्ट्री पढ़िए, बिफोर एंड आफ्टर क्या कंडीशन थी और कैसा क्रीम निकला है वहाँ से जो पूरी दुनिया को लीड कर रहा था। व्हाट वाज द रीज़न? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल होती थी, असेंबली होती थी, मजलिस होती थी, उसमें बहुत सारे लोग होते थे, और इवन जब आप हज करने जा रहे थे तो 12,000 लोग थे। तो ऐसा नहीं होता था कि आपने एक बात कही, किसी से कह दी और ये किसी एक को बताया, सब में फैल गया, बल्कि वो पर्सनली इंटरेक्ट करते थे, हर एक को पर्सनली अटेंड करते थे और उसके बाद बात करते थे हर एक से। मतलब अगर हम अभी एग्जाम्पल देने जाएंगे तो टाइम तो खैर
ख़त्म ही हो जाएगा, सालों लग जाएंगे, लेकिन हम वो एग्जाम्पल्स ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने सीखा है वहाँ से, तो हमें उसका इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और जब हम पर्सनल अटेंशन देके किसी से कोई बात करते हैं, किसी को सिखाते हैं, किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये चीज़ ही काम आती है। अदरवाइज़ फिर वो बस ठीक है, किसी ने बोला और किसी ने सुन लिया, तो वो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी हो जाती। आप रियली कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप ये काम करिए। उसके बाद देखिए, लिसन बिफोर जजिंग। ठीक है, आपने देखा और कोई चीज़ हुई, आपने जज करना शुरू कर दिया, ये तो ऐसे ही है। ये तो हम आपस में लोगों के साथ भी करते हैं, नॉट विथ स्टूडेंट्स ओनली। हमें पता ही नहीं होता हम किसी के बारे में गलत सोच रहे थे। और इवन कभी कभी हमारी फैमिली में भी, हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने पार्टनर से हम कुछ और जज कर रहे थे, हमने उनकी बात ही नहीं सुनी थी। बाद में गिल्ट होता है कि यार हम गलत थे। अब क्या होता है कि फिर बाद में जो गिल्ट हो रहा होता है ना, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो कभी कभी ये चीज़ बहुत नुकसानदेह होती है कहीं पर भी। मैंने आपसे कल कहा था ना कि नॉट फॉर इन द क्लासरूम, इट विल बी हेल्पफुल इन योर लाइफ ऑल्सो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो यहाँ पर आपने किसी को भी जज करना है, किसी के बारे में भी कोई जजमेंट लगा लिया, अब क्या होता है, हमारा जहन तो उसी के हिसाब से फिट हो जाता है, सेट हो जाता है। और फिर होता यही है कि एक इंसान अच्छाई भी करने जा रहा है, नेकी भी करने जा रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, गलत जज कर रहे हैं, रॉन्ग समझ रहे हैं। तो फिर इसीलिए याद रखें, नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं हो सकता। एटीट्यूड का ऑपरेशन नहीं हो सकता, फिर जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए पहले आप सुने तो सही, स्टूडेंट्स को सुने तो, समझे तो उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आपने समझा ही नहीं और आपने अपनी बातें करना शुरू कर दी तो आपको ये गलत हो जाएगा और फिर वो पर्सनल एक कनेक्शन नहीं बन पाएगा। और चाहे फैमिली में हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे बाहर कहीं पर भी हो, हर जगह ये वाली चीज़ काम करती है। बिल्डिंग ट्रस्ट कंसिस्टेंटली। एक दिन आपने एड्रेस करा किसी को, उसके बाद छोड़ दिया, या कभी आपने अटेंशन दिया, कभी छोड़ दिया। क्लासरूम में रोज़ आना है ना, स्टूडेंट्स को रोज़ पढ़ाना है, उनको आप पूरी तवज्जो, मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मूड बहुत अच्छा है तो आज ये अच्छा पढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं। नेक्स्ट डे पता लगा ये डाउन हो गए, नहीं अब सिर्फ फ्रंट बेंचेस से बात हो रही है, बाकी सबको छोड़ दिया, तो उसका इंप्रेशन भी गलत पड़ता है। फिर पता है एक टाइम वो आ जाता है कि बच्चे, जब टीचर ऐसे टीचर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है, उनका तो काम है, वो तो कभी मूड हुआ तो पढ़ा देंगे। ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत गलत असर पड़ता है इसका। और फिर वही बात है कि पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाता। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जहाँ भी आएगी, आप कोई भी काम देख लें, इसके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा जब इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। अब आप देख लेना, दुनिया में सबसे बेस्ट अगर किसी को आपको अपने करीब करना है, क्लोज करना है, तो आप दिखा दीजिए आप कितने केयरिंग हो, कितने केयरिंग हो आप। अच्छे से अच्छा इंसान भी जो बिल्कुल हार्ड से हार्ड होता है, वो भी अपनी हार्डशिप छोड़ देता है केयरफुल होने की वजह से, या मतलब केयरिंग होने की वजह से। तो ये स्टूडेंट्स को भी तो शो होना चाहिए, उनको भी तो पता चलना चाहिए। और ये याद रखें, केयरिंग का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप पूछे खाना खाया, लंच किया या नहीं किया, बल्कि आपको समझ में आया है नहीं आया, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आ रही हैं, आप वीक तो नहीं हो, आपका छूट तो नहीं गया है, आप पीछे तो नहीं रह रहे हो, आपके अंदर कमी आ रही है तो क्यों आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें केयर के अंदर आती हैं, ये एक टीचर के अंदर होना चाहिए। और वही असल टीचर है जिसके अंदर ये चीज़ें आएँ। डू माई स्टूडेंट फील रिस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। जब केयर होगी तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक आएंगी कि वो सीख रहे हैं। देखिए, हर स्लाइड के आखिर में जो क्वेश्चंस थे ना, होना तो ये चाहिए था कि हम एक एक पर डिस्कशन करते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपके माइंड में अगर ये सेट हो जाएंगे और आगे अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे क्लास में, तो ही हम सक्सेस हो जाएंगे। इसी वजह से ये क्वेश्चन हर जगह यहाँ पर आपको मिल रहा है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, उसके बाद है सेटिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डे 1। एक बात याद रखें, विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई काम कर रहे हैं अगर आप, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हम तो पहले ही ना उम्मीद हो गए, तो हम तो पहले ही जो है ख़त्म हो गया हमारा मामला। नहीं, पहले हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी पहले दिन से। द फर्स्ट वीक सेट द टोन फॉर द होल ईयर, एंड यू कैन से फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहला जो हफ्ता है क्लास स्कूल का, चूँकि मैंने आपसे कहा था कि अभी सेशन शुरू हुआ है, तो हम पहले वीक में
अब आप कहेंगे कि शायद दूसरा वीक चल रहा होगा, तो नहीं, इसके बाद मान लें जो अब कल से शुरू होगा या मंडे से शुरू होगा उसको पहला वीक मान लें। अब उसके अंदर आप जो इम्प्रेशन छोड़ेंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपके अंदर जो एक उत्सुकता होगी, एक जो एक्साइटेडनेस होगी, वो रिजल्ट्स लेकर आएगी। तो आपके अंदर पहले दिन से वो चीज़ें सेट होनी चाहिए कि आप पहले दिन से तैयार हो। और देखिए, एक टीचर क्लासरूम में गए और हमने ये सोचा कि हम ठीक है, हमारी एक पर्सनालिटी है, अब हम डल हैं, डाउन हैं, हमारा जो इम्प्रेशन है वो बस एक नॉर्मल सा है, कोई इंस्पायरिंग नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, मोटिवेटिंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स वही लेकर चलेंगे कि हाँ वो टीचर आते हैं, वो तो यही कहते हैं, यही बात करते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर हम जाके, मतलब आप ये समझिए कि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक टीचर हम में से, इंक्लूडिंग मी, ऐसा होना चाहिए कि जब हम क्लासरूम में या इंटर होना या स्कूल में, तो स्टूडेंट्स को ये वाइब्स आने लगे कि आज ये सब कुछ चेंज कर देंगे, और मतलब लाइफ चेंजिंग होगा आज का सेशन। हर सेशन हमारा ये होना चाहिए। और ये फील कब होगा? जब हम तैयार होकर आएंगे, जब स्टूडेंट्स को हम देंगे ये चीज़। अगर आप नए आइडियाज़ की बात करेंगे, ठीक है, होता यही है ना कि कोई नए आइडियाज़ की बात ही नहीं करता है, सब बात करते हैं तो नंबर की और ग्रेड्स की, कोई नए आइडियाज़ की बात ही नहीं करता है। तो फिर जब कोई नए आइडियाज़ की बात नहीं करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? आप लोग पहुंच नहीं पाए, ये पॉइंट मैंने कहाँ से उठाया है ना? हाँ, पहुंच गए। तो नया आइडिया आपके पास होना चाहिए। आपके स्टूडेंट्स बात तो करें कुछ नए की, वही एक चल रहा है सिस्टम, वही एक चला आ रहा है, तो फिर कमाल नहीं है। मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी कि हम एजुकेशन सिस्टम को बदलने नहीं बैठे हैं, हम खुद को बदलेंगे तो जनरेशन्स बदल जाएंगी। हम पढ़ाना हमें वही है, लेकिन तरीक़े तो नए यूज़ कर सकते हैं हम डेली। और फिर आजकल तो एआई का ज़माना है, आपको बहुत कुछ नया हर जगह मिल सकता है। आप कोशिश तो करें, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी, जब भी काम होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। इस स्लाइड के बारे में आप बताएं कैसी है? ठीक है, मैंने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया, मैंने कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया है, ठीक है, और ये डिज़ाइन मैंने खुद किया है, ठीक है। हाँ, आई एक्सेप्ट, मैंने एआई की हेल्प ली है, लेकिन ये पूरी सेटिंग, इसके पीछे मेहनत और इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए रात का काफ़ी हिस्सा लगाया है, जब जाके ये सामने आई है। मतलब 2, ढाई, 3 बजे तक के काम किया था, जब ये वाला प्रेजेंटेशन तैयार किया था, जब जाकर के ये तैयार हुआ था। तो ये जो स्लाइड हैं, अब आप देखें इसके अंदर हर चीज़, ये जो फीमेल कैरेक्टर है या यहाँ पे एक एक चीज़ दिख रही है, चूँकि हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का इशू है थोड़ा सा, हमें अगला वाला स्लाइड पर भी जाना है। यहाँ पर आप देखें, एक मकसद था कि ये फीमेल कैरेक्टर ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम जहाँ भी स्कूल्स में जाते हैं सरकार आपकी है तो इस वजह से ये भी ज़रूरी होता है कि यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर हो, फिर उसके बाद क्लासरूम का माहौल हो। अगर हम एक एक पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो हर एक का कनेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि वो इसके हिसाब से सेट किया गया। तो ये आइडियाज़ जहन में क्यों आए? इसलिए आए कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना था, मुझे कुछ करना था नया, ऐसा जिससे एक नई उमंग पैदा हो जाए। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी, और जब वो आप लेकर जाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो फिर वही पुराना जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा। एस्टेब्लिश क्लियर क्लासरूम रूल्स। अब देखिए, हमने एक रूल बनाया क्लासरूम में, फॉर एग्जांपल कि हम आ करके फर्स्ट 2 मिनट्स में कोई एक अच्छी बात करेंगे, कोई एक अच्छी थॉट लिखेंगे। कुछ टीचर का होता है ना कि कभी कभी क्लासरूम में आते हैं तो वो पहले थॉट ऑफ द डे लिख देते हैं। एक अच्छी सी इंस्पायरिंग लाइन होती है, एक अच्छी सी चीज़ होती है जिससे बच्चों पर इम्प्रेशन जाता है। ये एक चीज़ है। या हमने कर लिया कि हम पहले कल का रिकैप करेंगे 2 मिनट में, या हम एक एक लाइन में बच्चों से आंसर लेंगे, कोई भी एक रूल। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे क्लासरूम को मेंटेन करने के लिए हमारे रूल्स क्या होने चाहिए? सेट होने चाहिए। अब हम बनाते हैं एक रूल और उसके बाद नेक्स्ट डे हम बोलते हैं यार चलो कल करेंगे, गलत इंप्रेशन जाता है उसका। फिर बच्चे कहते हैं ठीक है, फिर हो सकता है अगले दिन वो बोलें कि सर आज मैम आज और नहीं, कल कर लेंगे। तो ये आपने खुद रूल बनाया और ख़ुद ख़त्म कर दिया, तो आपकी क्लास मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टीच रूटीन्स एक्सप्लिसिटली, ठीक है, आप रूटीन सिखा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बोला दैट्स इट,
बच्चों को बताओ, समझाओ, रीज़न्स बताओ कि हम रूल्स क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है। और एक बात याद रखिए, आजकल लोग बहुत शिकायत करते हैं, यार हम इतनी मेहनत करते हैं, टाइम हाथ में नहीं आता है, या फिर हम जो है रूटीन लाइफ का सेट ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बहुत अच्छा। एक डायरी लीजिए, लिखिए अपने अपने टाइम कि आपको क्या करना है। और उससे आसान तरीका है, नमाज़ों के टाइम को सेट कर लीजिए, ठीक है, कि स्टार्टिंग टाइम में पढ़ना है आपको, और उसके साथ अपने कामों को जोड़ दीजिए। 110% आपकी पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ, मुझे एक सेशन लेना है ऑनलाइन और उसका टाइम फिक्स नहीं है। सपोज मैं सोचता हूँ चले मैं 9:30 पे ले लूँगा, चले मैं 8:30 पे ले लूँगा, चले मुझे फ़लाँ काम करना है, मैं अभी 10 मिनट के बाद कर लूँगा, क्योंकि मेरा रूटीन फिक्स नहीं है। उसकी वजह से मेरी पूरा टाइम ख़राब हो जाता है और ज़्यादा टाइम लग जाता है, काम कम हो पाते हैं। और वहीं अगर मेरे पास एक डायरी है, सपोज़ मुझे पता है कि आज मुझे 6 काम करने हैं, मैंने टू डू लिस्ट के अंदर लिख लिया कि मुझे ये काम करने हैं। अब उसके बाद में मैंने उन कामों को कर लिया और मार्क कर लिया, लेकिन मेरी रूटीन की डायरी में ये भी लिखा है कि मुझे कब करना है। तो अगर मैं उस टाइम पे उस काम को करूँगा तो ही मैं सक्सेस हो सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। मुझे याद आ गया कि मेरी ये डायरी बैग में ही रखी हुई है, ठीक है, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर आप देखेंगे डेट्स के साथ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि मुझे क्या करना है आज, है ना, क्या करा है, क्या करना है, क्या क्या काम है। आप आगे भी देखते जाएंगे, ऐसे कई जगह पे लिखा हुआ है। अब इससे क्या होता है, मेरे सामने एक पूरा वर्क मतलब डे पूरा शेड्यूल्ड होता है कि मुझे क्या करना है, और जिस दिन मैं इसके हिसाब से काम कर लेता हूँ, एक दिन आप 30% करेंगे, अगले दिन 50 पे आएंगे, होते 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 आप भले 100 टच ना करें, अगर आपने 70% भी दिन को शेड्यूल करके काम कर लिया, आपका टाइम आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये एक चीज़ अगर आप सिखाएंगे कि जो भी रूल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जो भी उसके रीजंस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, पहले बताएं तो उसके बाद आगे बढ़ें, अदरवाइज तो फ़ायदा ही नहीं होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए, बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहाँ पे यही होता है, शुरुआत होती है, हम ढीले रहते हैं, अभी शुरू तो हुआ है, थोड़ा दिन बाद करेंगे, फिर आगे जाके धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। याद रखिए, ऐसा होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और एक सेमेस्टर चला जाता है, एक क्वार्टर ख़त्म हो जाता है, हाफ ईयरली तक हम पहुंच जाते हैं, पूरा साल गुजर जाता है, पर हम काम नहीं कर पाते। फ्रॉम फर्स्ट डे वॉट एवर यू आर डूइंग, डू कंसिस्टेंटली एंड इट विल बी इफेक्टिव, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। आपको पहले दिन से काम करना पड़ेगा और उसी तरीके से करना पड़ेगा, वरना तो फिर वही होगा कि अगर आप ऑन ऑफ होते रहे या आपने सही तरीके से नहीं किया तो फिर आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा, जो आप चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, और आखिरी में क्या होगा, रिग्रेट, यार हम ये कर सकते थे, हमें वो करना चाहिए था, हम कर नहीं सके। तो आप पहले दिन से तैयार ऐसे रहो, लास्ट तक, स्टार्ट से आखिर तक। इसीलिए आखिर क्यों कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बाय, क्योंकि ये मैटर करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने इंप्रेशन दिया तो खाली किसी के माइंड में आपकी पिक्चर इमेज सेट हो गई, दैट्स इट, नहीं, आपके अपने काम, आपकी अपनी चीज़ पूरे ईयर पे, पूरे साल पे, आपकी हर चीज़ पे असर डालते हैं। इस जुमले को आप हर जगह सेट कर लो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जिस चीज़ में भी आप करोगे आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए, मॉडल द बिहेवियर यू एक्सपेक्ट। हमें क्या बिहेवियर चाहिए, ठीक है, हम कैसा बिहेवियर चाहते हैं, हमें हमारी क्लासरूम का माहौल कैसा चाहिए, पहले ख़ुद को तो तैयार कर लें हम। आप सोचें एक बात, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई चीज़ उठाएं और दीवार पर मारें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम पत्थर मारें और वहाँ से फूल आ जाए, इज़ इट पॉसिबल? नॉट। अगर हम अपने बच्चों से बात कर रहे हों, हम उनसे तेज़ आवाज़ से चिल्ला कर बात कर रहे हों या हम उन्हें डांट रहे हों, और फिर हम ये सोचें कि यार हमारा बच्चा पता नहीं क्यों ज़िद्दी बन रहा है, या हमारा बच्चा इतना मतलब अजीब सा इसका बिहेवियर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपका है, आपका बिहेवियर वही है, इसलिए हो रहा है। अगर आप इसको सही करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी सही हो जाएगा। तो पहले से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप तैयार कर लीजिए खुद को उस हिसाब से। कहते हैं ना, जो बोगे वही काटोगे,
तो ये चीज़ सिर्फ लाइफ के दूसरी जगहों पे नहीं, हर जगह पे इसका इम्प्लीमेंट होता है, ये अप्लाई होती है। आप जो बोगे वही काटोगे, जैसा आप रखोगे वैसा। इसीलिए मैंने कहा कि क्लासरूम में आप इतने फ्रेश, इतने अच्छे तरीके से आप जाओ कि आपका एक बेहतरीन इंप्रेशन जाए, रिजल्ट भी आपको उसी तरह से मिलेगा। स्टूडेंट थ्राइव व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर क्लियर। बहुत फ़ायदा होता है जब एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं। अब अगर स्टूडेंट्स के पास एक्सपेक्टेशंस क्लियर ही नहीं होंगी तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? विल दे शाइन इन द फ्यूचर? नो, क्योंकि उनके पास एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। और आपको पता है, मैंने स्टूडेंट्स के भी मोटिवेशनल सेशंस लिए हैं कई जगहों पर। ताज्जुब होता है कि हम 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं और स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, तो वो वहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको एक रूट मैप मिला ही नहीं, या उनके सामने वो एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं जो उनको चाहिए थी। सर ये कर लेंगे, सर वो कर लेंगे, सर अभी हमने सोचा नहीं है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि 8th 9th तक आते आते उनका फ्यूचर उनके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो ये कहाँ से आएगा? जब वो सेट करेंगे तो जब ये आएगा। और देखिए 8th और 9th से अगर उन्होंने सेट कर रखा है अपने माइंड को कि क्या करना है, तो वो उसी फील्ड में मेहनत करेंगे। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो इसमें नहीं है, वो ये है कि एक स्टूडेंट है, वो बनना चाहता है डॉक्टर, ठीक है, या चलें वो बनना चाहता है इंजीनियर। अब घर वाले फोर्स कर रहे हैं, नहीं तुमको तो डॉक्टर ही बनना है। वो क्यों फोर्स कर रहे हैं आपको पता है? मैं जहाँ भी सेशन लेता हूँ, जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं पिछले 2-2.5 सालों में, हर जगह मैं ये बात कहता हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली का बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट आता है, जिसके 10th तक 9th तक बेहतरीन रिजल्ट, वो बेहतरीन अपने मतलब अपना बेस्ट दे रहा है और ग्रेड्स लेकर आ रहा है। अब क्या होता है, उसको सब्जेक्ट चूज करना है उसको, क्योंकि आगे बढ़ना है। उसके पेरेंट्स के पास इतना एजुकेशन और इतनी समझ नहीं होती कि वो अपने बच्चे की फील्ड या फ्यूचर डिसाइड कर सकें। अब वो किसी अपने फैमिली में बड़े के पास जाते हैं, कोई भाई के पास जाता है, कोई फैमिली फ्रेंड के पास जाता है, कोई और कजिन्स के पास, किसी के भी पास जाता है और उससे पूछता है कि यार अपना बच्चा पढ़ लिया है, इतने उसने कर लिया है, अब उसको आगे कहाँ भेजें, क्या करवाएं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगला कह रहा होता है यार डॉक्टर बना दो, आजकल इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें कमाई बहुत है, आप डॉक्टर बना दो, ठीक है। और वो खुद क्या कर रहे होते हैं, तो उनकी एक कबाड़े की दुकान है, वो उस पर बैठते हैं। अब आप बताइए कि वो उसके फ्यूचर का भी क्या कर देते हैं, कबाड़ा कर देते हैं ना। तो क्लास में हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, अपने गोल्स क्लियर रखो, अपना माइंड सेट रखो, और उसके बाद आप अपने करियर को चूज़ करो। और होना यही चाहिए कि आप चाहते थे जो बनना, जो करना, वही करोगे तो ही आप अपना बेस्ट दे पाओगे। मैं हमेशा जब भी पर्सनली भी कभी किसी से मिलता हूँ, कोई भी हमारी फैमिली में भी होते हैं मिलने जुलने वाले, अक्सर लोग लेकर आते हैं बच्चों के, अच्छा इनसे पूछ लीजिए, इनकी काउंसलिंग कर दीजिए। तो मैं एक बात कहता हूँ, आपने बाई चॉइस ये प्रोफेशन लिया है ना, आप इस फील्ड में गए हो ना, तो अब ऐसा होना चाहिए आप इतनी मेहनत करो अपनी फील्ड में कि लाइन आपसे शुरू हो, आप सबसे आगे जाओ। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है बस नॉर्मल पढ़ाई कर ली, वरना तो ऐसे लोगों का ढेर है, लेकिन उसमें चमकता हुआ सितारा अलग नज़र आना चाहिए। तो ये जब ही क्लियर होगा जब हम उनको सही गाइड कर देंगे, उनको सही रास्ता दिखा देंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। What are 3 most important expectations in your classrooms? ठीक है, रोज़ाना हमें ये क्वेश्चन लेके जाना चाहिए कि आज हम क्या 3 एक्सपेक्टेशंस क्लासरूम से रखते हैं, अपने स्टूडेंट्स से रखते हैं, और हम उनको बताएं। हम सेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कि कल हमें आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये एक्सपेक्ट करती हूँ, ये चीज़ें आपको सेट करनी चाहिए, आप ये चीज़ करके आएंगे, ठीक है। अगले दिन हम रिज़ल्ट देखें, हम बताएं कि हम तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते थे और आपके यहाँ पर रिज़ल्ट ये आया है। तो ये पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। और आप ईमानदारी से सोचिए कि जितनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज, आप यकीन करें कि ये एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिकली जो अप्लाई नहीं हो सकती। मैं बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, हम कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इतने कॉन्फिडेंस से भाषण दे रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में कह लें या किसी की लैंग्वेज में कह लें, इतने कॉन्फिडेंस से अगर बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी क्लास में इसका इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँगा? मैं करता हूँ।
मैं चीज़ों को लेकर आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज करूँ, और उसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार करते हैं या वो नई नई चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेकर आएंगे। और मोस्टली हमारे पास जो बच्चे हैं वो विलेजेस के, गाँव के, तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को देखकर। जैसे जब मैंने पहली बार इस साल शुरू में मसाइल की जो किताबें, छोटे छोटे मसले, पानी के पाक होने और नापाक होने की चीज़ें, या कौन सा जानवर पानी पीता है तो फिर उसका क्या हुक्म होगा, क्योंकि शरीयत में इन चीज़ों का पड़ा हुआ है, उसके स्लाइड्स बना के और PDF जब उनको दिया है तो खलबली मच गई। उन्होंने सबको बताया कि आज हमको ये दिया। अब वो वेट करते हैं डेली कि मैं नेक्स्ट ला करके दूंगा, फिर नेक्स्ट दूंगा, तैयार करते हैं। इसका रिजल्ट ये कि उनको वो चीज़ें याद हैं जितना पढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि सिलेबस के हिसाब से बहुत कम हुई है, लेकिन फ़ायदा हुआ है। तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों को कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन हम सोचेंगे कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप कभी चेंज नहीं कर सकते। फिर ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आप सोचें हमारी ज़िंदगी, मैं कभी किसी को देखता हूँ कि एक जैसी लाइफ कोई गुजार रहा है, कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी समंदर की तरह होना चाहिए, उतार चढ़ाव आने चाहिए, मौजें उठनी चाहिए। अब ऐसा क्या कि आप डेड सी की तरह बह रहे हो बिल्कुल, तो ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मतलब तो ये है कि अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, चेंजेस आते हैं, तो आप उस हिसाब से, उस फ्लो के हिसाब से चलो ना, और अपनी क्वालिटी, अपनी एक पर्सनालिटी, या यूँ कह लें कि अपनी एक पहचान बनाओ। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, लोग कहते हैं ना यार क्या करें, जैसा देश वैसा भेस, जैसी हवा चल रही थी हम भी उसी हिसाब से घूम गए। तो ये क्वालिटी तो कचरे की होती है, वो हवा के साथ उड़ जाता है। क्वालिटी वाली चीज़ें जमती हैं और हवा के ख़िलाफ़ भी जाके दिखाती हैं। तो हमें तो ये करना है। अब हमें खुद ये बात सेलेक्ट करनी चाहिए, अपने लिए खुद सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। आइदर वी आर वेस्टेज और वी आर समथिंग इम्पॉर्टेंट। हम क्या हैं, वैल्यूएबल एसेट हैं या बेकार हैं। तो चेंज करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? मेरा जो नाम है ना, मेरा नाम है सफ़वान, ठीक है। इस नाम का मीनिंग ही चट्टान है, ठीक है। अब समझ लीजिए, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर। ये वाली स्लाइड के बाद हम अगले उस पर चले जाएंगे, क्योंकि इसकी स्लाइड्स बाकी और टाइम कम है, हमें उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी। मैं कोशिश करूँगा कि कल भी कर लें। आज के सेशन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता मोस्टली, क्योंकि जुमा है, फ्राइडे, मुझे अभी नमाज के लिए भी जाना है, वहाँ भी स्पीच देना है आधा घंटे 40 मिनट्स की, तो इसलिए वहाँ टाइम पे पहुँचना होगा। कल भले हम उसको फिर कवर कर लेंगे। ये देखें, द एनवायरनमेंट यू क्रिएट शेप्स द लर्निंग। आपने माहौल कैसा दिया है क्लासरूम में, और ये याद रखें, घर का माहौल, क्लासरूम का माहौल, हर जगह जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जो भी करते हैं, ये चीज़ें सारी, मतलब ये बहुत चीज़ें हर चीज़ पे असर डालती हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए तजर्बा करता हूँ कि मेरी भी एक छोटी बेटी है। अब आपको पता है कि घर में कभी कभी ऐसा होता है कि वो पढ़ रही होती है बैठ करके, या मेरी एक आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो अक्सर कुरान पढ़ रहा होता हूँ। बल्कि आज भी ऐसा हुआ है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और खजराने से आप समझ जाएं रिंग रोड से पूरे ट्रीज़ थे। तो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था इंस्टाग्राम पर, और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। जब हम कभी कहीं जाते हैं तो मेरी बेटी अक्सर, छोटी है, जितनी चीज़ें याद हैं वो उसके अलावा नहीं जाने वो क्या क्या पढ़ती रहती है। तो अभी एक दिन, थोड़े दिन पहले की बात है, हम जा रहे थे और इसी रूट से हम निकल के जा रहे थे, गोल चौराहे से नौलखा, और हमें जाना था मानिक बाग। तो वो आगे की सीट पर बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, और मेरा भाई छोटा वो पीछे बैठा हुआ था। तो वो हंसने लगा, तो गुस्सा हो गई कि चुप रहो, मैं कुरान पढ़ रही हूँ। जो माहौल हम क्रिएट करते हैं, जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, उसका रिटर्न भी हमें मिलता है। कभी ऐसा भी होता है, ये मेरा जो ट्राइपॉड रखा हुआ होता है वो उठा के ले जाती है कि मैं अभी वीडियो बना के आती हूँ, क्योंकि वो मुझे देखती है, मैं डेली कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो वो भी आती है। और ये चीज़ें, जो माहौल आप क्रिएट करेंगे, जो इन्वायरमेंट आप देंगे, उसका असर पड़ेगा। पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, हर चीज़ की रिस्पेक्ट हमें करना। हम सोचते हैं यार स्टूडेंट से छोटे, हम इनकी रिस्पेक्ट क्यों करें, ठीक है। आप सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि जो छोटों की का अदब एहतराम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं है, ठीक है। वो ही शुड नॉट बी अ गुड मुस्लिम।
वो नहीं हो सकता। तो अगर हम ये चाहते हैं तो फिर हमें ये तो सीखना पड़ेगा कि हम हर एक की हर चीज़ की रिस्पेक्ट करें। और एक बात याद रखें, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं जब स्कूल गया पहली बार, मैंने आपको बताया मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने 9th का एग्ज़ाम दिया था सिर्फ इसलिए कि मुझे पता तो चले कि स्कूल के एग्ज़ाम्स होते कैसे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 9th के एग्ज़ाम देने गया और मेरे हाथ में जब पहला पेपर आया तो मैंने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उसमें, तो मैंने कहा यार ये तो बड़े आसान है, खाली टिक करना है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 18-20 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मदरसे में हमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है या हम जो पढ़ाते हैं, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल। और हाफ ईयरली में पूरी बुक से, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चूँकि 30 मार्क्स का पेपर होता है और 20 का होता है, तो उसमें हम मोस्टली 4 to 5 क्वेश्चंस देते हैं, पूरे सिलेबस में से सिलेक्ट करके ओनली 4 to 5। और फाइनल एग्ज़ाम में होता है तो 6 to 7 क्वेश्चंस देते हैं कि इसमें से आपको 5 करने, बस इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचें पूरे मदरसे के माहौल का पढ़ा हुआ बच्चा जब स्कूल गया और उसके हाथ में जब आया है स्कूल का पेपर, तो मुझे तो समझ नहीं आया, मैं तो खुश हुआ कि चलने टिक करके मैं बाहर हो जाऊंगा। तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैं गया था और मुझे याद है कि मैंने आधा किया, 20% भी शायद ना करा होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे बाद में समझाया गया। तो उस टाइम पे जब मैंने माहौल जाकर देखा है ना, जो बदतमीज़ियाँ देखी हैं, जो चीज़ें देखी हैं, तो मैं कान पकड़ लेता था। मैं मदरसे के माहौल से निकला हुआ था, मैं मदरसे में पढ़ ही रहा था उस टाइम पे, और जो अदब एहतराम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं था। आप याद रखें, कॉपी, किताब, पेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थिंग्स ओनली। ये तो हमने बना दिया है, नॉलेज को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। नॉलेज इज़ नॉलेज, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट कुरान, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बुक, जो भी चीज़ है। किताबों की इज्जत, ठीक है, उस्ताद की इज्जत, ये वो चीज़ है जो इंसान को फर्श से अर्श तक भी पहुंचा देती है और अर्श से फर्श पर भी लाकर रख देती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे और वो डाउन थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया, इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना, उन्होंने सीखा था कहीं से भी, तो वो बहुत आगे तक चले गए, वो काम कर रहे हैं। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो बहुत शार्प थे, बहुत आगे थे, बहुत अच्छे थे, उनको ठेला चलाते हुए भी अपनी आंखों से देखा है मैंने। एक बार ये किस्सा है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आपको याद है जब जनता कर्फ्यू हुआ था पहली बार मार्च 2020 में, उससे 2-3 दिन पहले की बात है कि हम अपने घर का सामान लेने गए। वापस आते हुए एक ठेले पर हम रुके कि गन्ने का जूस लेने, में और मेरा भाई था छोटा, हम दोनों कार में थे। जैसे ही कार रोकी तो जूस वाला मेरे पास आया, वो कहता है कि हज़रत कितने गिलास पियेंगे? तो मैंने कहा नहीं पियेंगे नहीं, पैक कर दो। तो हम लोग इस गेटअप में होते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, अक्सर लोग पहचानते भी हैं, जाना होता है। जब उसका चेहरा गौर से देखा तो मैं एकदम वहीं पे शॉक हो गया। मैं ऐसे देखता रहा उसको, वो गया लेके आया, मेरे भाई से कहा, मैंने कहा तू तो नहीं पहचानता होगा इसको, कौन है? ये मेरे साथ पढ़ता था कभी। और वो सीन मुझे याद आया कि एक दिन वो क्लास में बैठा हुआ था जब मैं प्राइमरी में था मदरसे की, और वो 4th क्लास में था, जो कि प्राइमरी का मतलब जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसका लास्ट था, 4th क्लास। वो वहाँ था, वो और उसका भाई दोनों बैठ करके, एक उस्ताद बैठे हुए थे और उनका नाम लेके बात कर रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता, हो सकता है उनकी फैमिली में भी किसी का नाम रहा हो, लेकिन मुझे बुरा लगा था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मुझे लगा था कि यार ये तो बेइज्जती हो रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है कि आप बड़े का नाम इस तरीके से ले रहे हो, बहुत बदतमीज़ी के साथ ले रहे हो। मुझे वो सीन फ़ौरन अपने माइंड में एकदम से रिपीट हो गया, मुझे याद आ गया। मैंने अपने भाई को बताया कि देखो उस्ताद की इज़्ज़त ना करने और करने का ये रिज़ल्ट आता है। अगर हम ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम उनकी सही तरबियत करेंगे, तो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे, वरना हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ज़ाय होते हुए हमने देखे हैं। मेरी लाइफ बहुत छोटी है, 98 का मेरा बर्थ है, लेकिन आज तक मैंने इतने सालों में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स अपने सामने देखे हैं जो सिर्फ इस वजह से अप एंड डाउन्स हो गए हैं। और अब मैं आपसे ईमानदारी से एक बात कहूँ कि आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैंने सिलेबस के अलावा कोई बहुत ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी, शौक़ है, अभी भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतनी नहीं पढ़ी जितना मैंने अपने बड़ों की, उस्तादों की दुआएं ली हैं। चूँकि मैंने बचपन में, मुझे सिखाया गया था शायद, या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी हुई थी कि मैंने एक है ना, आप कह लें कैलकुलेटर, एक तराजू, एक माइंडसेट बना लिया था
जो बच्चे उस्ताद की रिस्पेक्ट करते थे मैं उनसे बहुत क्लोज होता था, उनसे मोहब्बत करता था, और जो उस्तादों के वो होते थे मैं उनसे बात ही नहीं करता था या मैं उनसे नफ़रत करने लग जाता था। ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग ऐसा डेवलप हो गया था। तो ये चीज़ जब हम ये सिखाएंगे, और इसके लिए हमें भी तो पहले करना पड़ेगी। अब आप देखें, मैं देखता हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ स्कूल्स में नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी मदरसों में भी ऐसा होता है। कुछ टीचर होते हैं तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी ज़रूरत है कि काउंसलिंग दी जाए और उनको समझाया जाए। हम बच्चों से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, उनकी कोई डिसेबिलिटी है, हम उसको उस नाम से पुकार रहे हैं। टीचर कभी कभी क्लास में छेड़ने के लिए कह रहा है, कितना नेगेटिव जाता है। आप सोचें, आप बार बार 10 लोगों के सामने बोलेंगे तो फिर क्या आप उससे रिस्पेक्ट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये सिखाना पड़ेगा। और आप जब इज्जत करेंगे बच्चों के सामने किताबों की, पेन की, अब होता है पेन फेंक के मार दिया या चौक फेंक दिया, ये चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कल को बच्चा भी वो करेगा। और याद रखें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी इज्जत करना ये बहुत ज़रूरी होता है। आप इसकी इज्जत करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर इंसान बेइज्जती अगर चीज़ों की करता है तो नुकसान होता है। हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन करके, और देखें कह के नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमने बुक के ऊपर कोई चीज़ रख दी, चलें पेन रख दिया समझ में आता है, रबर रख दिया समझ में आता है कोई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो इससे रिलेट नहीं करती है हमें नहीं रखना चाहिए। लाइक मैंने वॉच उतार के बुक के ऊपर रख दी, गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन जाता है कि अच्छा हम किताब के ऊपर कल को वो कुछ भी चीज़ रख देगा। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि किताब के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी तो हम उसको साइड में रख सकते हैं, रख दें, लेकिन बुक के ऊपर नहीं रखें। आपको पता है फिर क्या होता है कि फिर बच्चे ये करते हैं, जब वो देखते हैं ना कि हम यही कर रहे हैं, फिर ऐसा होता है कि लंच ब्रेक में बच्चा बैग समोसा लेके आता है, कॉपी का एक पेज फाड़ता है और उसमें रख के खाता है। मदरसे में भी देखता हूँ मैं, तो मैं बहुत डांटता हूँ बच्चों को कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इल्म हासिल होगा ऐसे। हर जगह ये चीज़ होती है। अगर हम उस पर रोक लगाएंगे, उनको सिखाएंगे ये चीज़, तो फिर ये पैदा होगी। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है जी, बच्चे उनका माइंडसेट चेंज, उन्हें हम रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो उस टाइम पे सुन लेते हैं, लेकिन सडन हम देखते हैं कि पास वाले बच्चे के साथ उनका बिहेवियर वो ऐसी बदतमीजी वाला है। हम उनको 100% देने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा टाइम हमारे साथ रहते हैं, फिर घर जाते हैं, हम जो माहौल देखते हैं सेम वो चीज़ उनको फॉरगेट हो जाती है, भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें कि वो फिर उस चीज़ की तरफ लेकर आए कि वो उस चीज़ को समझ ले। मैं इसी पे आ रहा था, ठीक है, इसी पे आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो है फिर वही बात आ जाएगी कि लिसनिंग भी ज़रूरी है, आपका क्वेश्चन लेना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैं पहले सुन लूँ। दूसरा पॉइंट ये था कि बच्चों की आपस में रिस्पेक्ट वो करना। कभी कभी देखें ऐसा होता है, हमारे पास 45 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, सब अलग फैमिलीज से हैं, अलग घर से हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग हिसाब से हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कभी कोई कहता है मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, कोई किसी को गलत कह रहा है ना। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें उन बच्चों को सिखाना पड़ेगा रिस्पेक्ट क्या होती है। और कभी अगर ऐसा लगता है कि कोई किसी बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहा है या ऐसा कर रहा है ना, तो आप पर्सनली उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसको खड़ा करेंगे, उसको बताएंगे कि नहीं ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप करके बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, और जब आप करके बताएंगे तो छोटा बच्चा फ़ौरन उस माहौल को लेगा। रही बात घर के माहौल की, तो मैंने इसलिए कहा था कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि होता यही है घर पे वो जैसे होता है ना, आपने सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा झूठ नहीं बोले, लेकिन वो घर पे कहते हैं, किसी का कॉल आया कह दो मम्मी सो रही हैं, ठीक है, पापा घर पर नहीं है। तो कभी कभी फिर ऐसा होता है कि बच्चे खुद बोल देते हैं मम्मी कह रही हैं कि वो सो रही हैं, पापा कह रहे हैं वो घर पर नहीं है। तो ये माहौल तो हम दे रहे हैं उनको। तो डिसरिस्पेक्ट वाला माहौल भी, ये चीज़ें भी घर में आती हैं। हमें इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अब पेरेंट्स के सेशंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो PTM होती है ना,
पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप ये पॉइंट नोट करके ऐड कर लिया करें कि हाँ उनको कम से कम समझा दिया करें, बता दिया करें थोड़ा सा। और देखें कल मैम कह रही थी कि कभी कभी बहुत ये चैलेंजिंग हो जाता है, बाकी पेरेंट्स समझते ही नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं आप करो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि आपने पीटीएम में बुलाया, ये आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या बदतमीज़ बच्चा है, क्या घर का माहौल बना रखा है आपने, तो वो बोलेंगे हमें टीसी दे दो आप वापस, या फिर वो उठ के चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं आपकी बात। हाँ बिल्कुल, हाँ, जी, वो नहीं होना चाहिए। हमें देखिए इनकरेज पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन क्लास में बच्चों का भी चाहिए हमको, और ये बच्चों की प्रोग्रेस में पेरेंट्स का भी चाहिए। इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या सिखाते हो आप घर में, ये सिखाते हो आप, यू शुड से, यू मस्ट से वी वांट योर पार्टिसिपेंट, हम चाहते हैं आपका पार्टिसिपेशन, आपका सपोर्ट हम चाहते हैं कि हम मिलकर एक अच्छी जनरेशन तैयार करें। उसके लिए आपको और हमें मेहनत करना पड़ेगी। मतलब थोड़ा सा पोलाइट वे में अगर आप बात करेंगे तो उनका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, अदरवाइज तो वही हो जाएगा कि फिर वो बोलेंगे नहीं जो करना है आपको कर लो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमने फीस दे दी, स्कूल भेज दिया, ख़त्म, बाकी जिम्मेदारी आपकी, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए पार्टिसिपेशन हमें क्लास में बच्चों का भी चाहिए और आगे उनका भी, पेरेंट्स का भी चाहिए। और जब हम क्लासरूम में एक एक का पार्टिसिपेशन लेंगे ना, भाई मैंने आप में सबसे क्वेश्चंस पूछे, मुझे याद है पीछे के लोग, बाकी पूछूंगा मैं उनसे भी, सबका पार्टिसिपेशन होगा क्लास में और हर वक्त होगा। पता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, क्या होता है, आप जब क्लास में आए पढ़ाने, पीछे वाले बच्चे या तो बातों में लग गए या फिर वो सोना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, आपकी तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि बीच में घूमते आप उसको खड़ा करके उससे एक क्वेश्चन पूछ लोगे, उसको पता है कि टीचर का स्टाइल है वो पूछेंगे, तो फिर वो बच्चा खुद ब खुद इंटरेस्ट लेगा। या कोई टॉपिक आप डिस्कस करते करते हर एक के पास ओपिनियन लेने गए तो उनको खुद ब खुद मज़ा आएगा। और टू साइड लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वन साइड। वरना तो फिर यही होगा कि आप जब वन साइड दोगे, हाँ ठीक है टीचर का तो काम है भाषण देने का, वो चले जाएंगे भाषण देके, तो फिर ये असर, वो जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो नहीं आएगा। तो पार्टिसिपेशन हर हिसाब से होना चाहिए। इसलिए आप देखें, मैं इसको भी वो बता सकता हूँ, कुरान से एक पॉइंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया था कि जब भी कोई डिसीजन लो तो मशवरा करो, ठीक है, कोई भी काम हो तो मशवरा करो। तो वहाँ पर ये होता था कि लोग बैठते थे, सारे सहाबा की पूरी काउंसिल्स होती थी, वो सब बैठ के मशवरा करते थे, वन मैन शो नहीं होता था, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब मदीने में आए, चूँकि मदीने में खजूर की खेती होती थी और वही उसका मतलब मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता था, सबसे ज़्यादा पैदावार होती थी। तो सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो हरी हरी शाखें काट रहे हैं, है ना, एक पेड़ से कोई उसकी ब्रांच काट ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, मत काटो। सहाबा ये नहीं पूछते थे भाई या इसके पीछे ये लॉजिक है या नहीं, वहाँ तो ये था नबी ने मना कर दिया, ख़त्म। अब उस साल पैदावार बहुत कम हुई, फल बहुत कम आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाया सहाबा को, पूछा कि क्या बात है, इस साल पैदावार कम हुई है, फसल कम आई है, क्यों? तो फिर बताया कि वो जो काटते थे तो असल में पेड़ नहीं काटते थे बल्कि एक दूसरे में मर्ज करते थे, तो उससे फल बढ़ जाता था, जिसको ताबीर नखला उर्दू अरबी में कहते हैं कि होता है, आपने भी देखा होगा, ट्रीज़ के एक एक ब्रांच को काट के अलग अलग उसको मर्ज करते हैं, उसके बांध के, बहुत एक पूरी प्रोसेस होती है, और उसके बाद फिर एक ही उसमें कई तरह के फल या ज़्यादा फल आने के लिए करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो बहुत से मामला तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम बताया करो। मशवरा करते थे, फिर उसके बाद काम करते थे। और ऐसे कितने मिसाल हैं, खंदक की जंग हुई थी तो किसने राय दी थी? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका बैकग्राउंड मदीने का नहीं था, जो तो ईरान से ढूंढते ढूंढते आए थे, हाँ ईरान से आए थे ढूंढते ढूंढते, और सालों उन्होंने तलाश करने में लगा दिए थे, सच्चाई की तलाश में निकले थे, लंबा किस्सा है उनका। सिर्फ उनकी राय थी कि जब हमारे यहाँ ईरान में जंगें होती थी, क्योंकि पर्शियन एम्पायर वॉज द बिगेस्ट रूलर्स दैट टाइम, बहुत बड़ी ताकत थी, आज आप उस टाइम की सुप्रीम पावर ताकतों में शुमार होता था। तो कहा था कि जब हमारे किसी शहर पे हमला होता था तो हम क्रंच बना लेते थे, घड़ा
खोद लेते थे, इतना चौड़ा कि दुश्मन उसको क्रॉस करके आ ना पाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया और इसी पे अमल किया। तो क्या होता है कि जब आप पार्टिसिपेशन लेते हैं ना सबका, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। ये चीज़ हम अपनी कामों में भी देख सकते हैं, क्लासरूम में भी देख सकते हैं, या मैनेजमेंट में भी हम देख सकते हैं। क्योंकि होता है ना भाई, फॉर एग्जांपल सर हैं या मैं हूँ, अब हो सकता है कि कोई चीज़ फील्ड में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, तो आपका जो ओपिनियन होगा, आपकी जो राय होगी, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप भी लॉयल हों, आपका मकसद डिस्ट्रैक्ट करना या गुमराह करना ना हो, बल्कि आपका मकसद भी सही राय देना और आप ईमानदार हो, मुखलिस हो, लॉयल हो, तो फिर ये चीज़ काम आती है। और ये चीज़ जब हम स्टूडेंट्स से लेंगे तो फिर वो सीखेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा और हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए, सेलिब्रेट एफर्ट नॉट ओनली रिजल्ट्स। कोई रिजल्ट आपके हाथ में आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, शाइनिंग स्टार है क्लास का, हमने इसको प्राइज़ दे दिया, ये तो हम करते हैं। बट डू यू थिंक एक बच्चा था, वो 1 नंबर से पीछे रह गया, 2 नंबर से रह गया, उसने एफर्ट्स पूरी लगाई थी जितनी कर सकता था, क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? नहीं किया आपने। अब क्या होता है, वो वहाँ से छोड़ देता है कि मैं करूँगा ही नहीं। आप उसकी एफर्ट्स को सेलिब्रेट करिए, उसको फील दिलाइए कि उसने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं, और वाकई में बेकार नहीं जाती है, मेहनत का फ़ायदा मिलता है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारी क्लास का, क्योंकि देखिए हर बच्चा टॉप नहीं करता एक बार में, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता एक बार में, लेकिन मेहनत हर बच्चा कर सकता है, एफर्ट्स हर बच्चा लगा सकता है, कोशिशें कर सकता है। तो जब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे तो पूरी क्लास क्या करेगी? आपका साथ देगी, और वो आएगी कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, वाकई में कोशिश करना चाहिए, हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। जी, ठीक है। देखें, इसके लिए हमारे अगले प्रेजेंटेशन में एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड पूरी एक स्लाइड है। उनका जो वो होता है तरीक़ा, उनका ये है, मैं थोड़े से पॉइंट्स उसके बता देता हूँ कि हम एक तो उनको ऐसी जगह बिठा के ऐसी जगह रखें कि वो हमारी नज़रों के हर वक्त सामने रहे, और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हमें वहाँ दिखानी पड़ेगी। प्लस इंस्टेड ऑफ शाउटिंग ऑलवेज, अगर आप हर बार चिल्ला रहे हो तो वो फिर आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे और अवॉइड करने लग जाएंगे। देखें, कभी कभी है ना, यहाँ पर आएगा कि स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स, ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी सिर्फ इशारा कर देना, कभी कभी सिर्फ आई कांटेक्ट बना लेना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर हम अपनी आदत को तब्दील करके यहाँ ले आएँ कि हम, कोई बच्चा मस्ती कर रहे, परेशान करने वाला, हमने वार्न कर दिया है और ये बता दिया कि बेटा तुम नज़र में हो, अब उसको हमने घूर के देख लिया वाइल टेकिंग क्लास, फ़ौरन वो कंफ्यूज हो जाएगा। बल्कि आप ये याद रखें कि आई कांटेक्ट आएगी, एक स्लाइड है पूरी उसकी भी, और उसके पॉइंट से आई कांटेक्ट एक बहुत ज़बरदस्त वेपन हो सकता है, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। आई कांटेक्ट के 3 अलग अलग तरीक़े हैं। एक वो है कि आप किसी से आई कांटेक्ट बनाएं और आप बिल्कुल रूड हो, ख़तरनाक, एकदम बेहतरीन वाला आपका फेस हो, तो इंसान के अंदर डर पैदा होगा, वो जो गलत कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, उससे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा एक आई कांटेक्ट वो होता है जिसमें आपने एक स्माइल दे दी, उसका मतलब अलग हो जाता है। तीसरा एक आई कांटेक्ट होता है कि आपके अंदर इतनी जो है शाइनेस है, या आपके अंदर इतना गिल्ट है, या आप इतने लो कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी आंखें खुद बयान कर रही कि कितनी डाउन है, तो भी आपका इंप्रेशन गलत चला जाता है। ये 3 है। अब कौन सा कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं ना, उसी को रिस्पांसिबिलिटी दे दो। हाँ, ये भी होता है, ऐसा होता है कि कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के ना नकील डाली जाती है नाक में। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ये भी किया जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपको पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि एक एक का नाम लिया जाए, लेकिन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके भी वहाँ भी आपको मिलते हैं। हाँ, उसको आप कहते हैं ना कि बिल्ली को दूध का चौकीदार बना दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हैं, और इंशाल्लाह आगे आएगा तो फिर हम उस पर बात करेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, ये चीज़ है
सेलिब्रेट एफर्ट नॉट ओनली रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एफर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद हर जगह ऐसा होता है कि स्पेशली हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब स्पीच कंपटीशन या कोई कंपटीशन होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो प्राइज़ दे देते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी एक एक बुक दे दी या कुछ थोड़ी सी मनी दे दी, पैसे दे दिए, कुछ भी दे दिया, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमने पार्टिसिपेंट किया था और नेक्स्ट में हम अच्छा करेंगे। और फिर पीछे से हम पुश करें, अप्रिशिएट करें उनको कि तुम आज स्टेज तक गए थे तो तुम कल प्राइज़ भी लेकर आओगे और कल तुम पोजीशन भी लेकर के आओगे। तो क्लास में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। 75 का था क्राइटेरिया, 70 वाले बच्चों को भी है। गुड, ये होना चाहिए। और उसके बाद क्लास में आप टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ होनी चाहिए जो मुझे भी अपने इसके अंदर ऐड करना थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, कि आप जो है ना फास्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स पूछें। होता है ना, जैसे कभी कभी हम टीवी पे देखते हैं या कभी कभी आपने देखा होगा कि एबीसी में भी होता था कि रिमोट हाथ में होता था, किसको वोट ज़्यादा मिले, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि किसका क्वेश्चन सबसे तेज़ आंसर, फास्ट आंसर किसका आया। हमने उसको एक चॉकलेट दे दी, हमने उसको एक पेन दे दिया, हमने उसको एक बुक दे दी। यकीन माने कि छोटा सा तोहफा, छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है और वो हमेशा यादगार बन जाती है कि इतनी क्लास के बीच में हमने किया था। और फिर वही कि किसी ने मेहनत की तो उसको भी कुछ हमने दे दिया। ये चीज़ अगर हम करने लग जाएंगे तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, अब देखिए जो भी बिलोंगिंग होती है, अभी हमने बात की थी कि जो भी चीज़ें बिलोंग करती हैं, बैग है, बुक्स है, बेंचेस हैं, पेन है, चौक है, क्लासरूम है, टीचर्स हैं, हर चीज़ के साथ आप कनेक्टिविटी बनाएं। आप एक सीन क्रिएट करें, उनको समझाएं कि ये सेंसलेस नहीं है। वरना पता है आपको क्या होता है, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि दे आर लाइक डोंकीज, पीठ पे लादे हुए किताबें तो ला रहे हैं लेकिन वो पीछे ही हैं, आगे कभी नहीं आई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उसकी अहमियत ही नहीं पता है। या वो ऐसा ही हो जाता है कि एक ऐसा इंसान जो स्कूल नहीं गया है। अब आपने देखा होगा ना कि भाई आजकल होता है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, कोई भी चीज़ बनवानी है तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स मंगवाया है या उससे रिलेटेड चीज़ें मंगवाई हैं। तो कभी कभी तो पेरेंट्स कहते हैं ये क्या तमाशा लगा रखा है, स्कूल वाले पता नहीं क्या क्या मंगवाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। हमें एक तो बच्चों को समझाना, चले बच्चों को तो पता है, लेकिन उसकी अहमियत दिल में बिठाना, उसकी इम्पोर्टेंस बताना और उसकी केयर करना सिखाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिखाएं। जब हम ये सिखाएंगे तभी उसका नतीजा आगे निकलेगा, वरना फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। स्टूडेंट लर्न बेस्ट वेयर दे फील सेफ, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। ये याद रखिए कि स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट वेयर दे फील सेफ। सबसे पहले पता लगा कि कोई भी टीचर है, मालूम है ये बात करते करते एक लगा देंगे, तो बच्चा हर टाइम डिफेंस में होगा, हर टाइम। अब उसको डर भी होगा, अपने आप को डिफेंड भी करना है। या कभी होते होते हुआ कि ज़बानी हमला शुरू कर दिया, हमने कुछ कहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, इससे हम सिखा नहीं पाते हैं बच्चों को। ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत पोलाइट, बहुत नर्म होना चाहिए, ताकि बच्चा हमसे जुड़ा रहे। लेकिन याद रखें, इतना भी नर्म नहीं हो कि वो बोले आप मेरी जगह बैठ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। यानी वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मेंटेन करके हमें रखना चाहिए। उसके बाद देखिए वैल्यूड। हमने किसी बच्चे को क्लास में कह दिया ये तो है ही शैतान, ठीक है, अब आपने एक इमेज बना दी उसकी, तो फिर वो बताएगा कि हाँ मैं तो हूँ, फिर मैं करूँगा शैतानी सारी, मैं बताऊँगा आपको करके कि शैतानी होती क्या है। आप हर एक को वैल्यू दीजिए, इम्पोर्टेंस आपको देना पड़ेगी उसको, हर एक को इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर उसके समझ में आएगा और वो सीखेगा, उनको लगेगा ना कि हमारी अहमियत है। वरना देखें, होता तो यही है कि बच्चा पहले ही घर से इतनी सुन के आया हुआ होता है या पिट के आया हुआ होता है मम्मी के हाथ से, और उसके बाद टीचर ने भी उसको वो दे दी, तो बच्चे कभी कभी गलत रास्तों पे चले जाते हैं। एक बड़ी वजह होती है, बल्कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके डिस्ट्रैक्ट होने की, गलत रास्तों पर जाने की या रॉन्ग रिलेशनशिप में जाने की एक बड़ी जो वजह होती है वो यही होती है कि उनको वैल्यू नहीं मिलती है, ना घर में मिलती है ना क्लासरूम में, तो फिर वो हमेशा नेगेटिव ही बन जाते हैं। और जब ये वाला पॉइंट होता है तो फिर वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और सीखते भी। क्योंकि ये याद रखें, अगर हमें कोई इवन किताब भी पढ़ना है, हमें कुछ लिखना है,
हमें कोई भी काम करना है, हमें कुछ सीखना है। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, बट वी आर डूइंग आवर ओन स्टडीज, सेल्फ स्टडी या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें हर तरह का डिस्टर्बेंस हटा के पूरा पॉजिटिव माहौल लाना पड़ेगा। इवन अगर हमारे तबीयत से मैच करती हुई एक भी चीज़ नहीं है तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो फिर आप खुद सोचिए कि हम सिखा कैसे सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम तो एक एज में हैं कि अगर हम सेंसिटिव हैं तो भी हम मेंटेन कर जाएंगे माहौल को किसी ना किसी तरह, लेकिन वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको वो मेंटेन और मैनेज करना नहीं आता। तो वो वैल्यू समझेंगे तभी काम करेंगे। और उसके बाद रिस्पेक्ट की तो बात है ही कि आप डिसरिस्पेक्ट करते रहें किसी को भी बार बार, तो देखिए क्लास में बार बार आप करते रहेंगे ना तो क्या होता है, टीचर ने अगर एक बार किसी को कुछ बोला तो साथ वाले बच्चे तो चिढ़ाते हैं, फिर वो तो बोलते ही हैं। और उसके बाद नुकसान ये होता है कि वो बच्चा बहुत धीरे धीरे मतलब ये कह लें माइनस में चला जाता है, और फिर वो सीखता नहीं है। उसको पता है मेरे ना स्कूल में वैल्यू है, घर में तो वैसे ही नहीं होती है, स्कूल में भी वैल्यू नहीं है, टीचर भी वैल्यू नहीं करते, फिर साथ वाले भी नहीं करते, और फिर एक बहुत मतलब नेगेटिव वाइब क्रिएट हो जाती है जिसका नुकसान होता है। तो इस वजह से जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस वजह से ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये हम क्रिएट करेंगे, जो माहौल हम बनाएंगे ये उससे आएगा। what kind of atmosphere do students experience when they enter your classroom? ये आपको तैयार करना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि बच्चे किस तरह का एटमॉस्फेयर लेंगे जब वो आपकी क्लास में आएंगे। वही बात, वही वाली पिक्चर कि हम डेंजरस, मोस्ट डेंजरस फेमस टीचर हैं कि बस आते ही बच्चा कोई चूं भी नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, या फिर हम इतने नेगेटिव हैं कि बच्चे चिल्लाते रहेंगे और हमने बोर्ड पे लिखा और हम चले गए। नहीं, ना इतना हाई होना है ना इतना लो होना है, मीडियम होना है, ताकि हम उनके लेवल को मैच करते हुए वो माहौल प्रोवाइड करें जो उनको चाहिए। और जब उस माहौल में वो रहेंगे तो वो सीखेंगे और हम भी अपना काम पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा।